संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दिल से निकलेगी बात तो दूर तलक जाएगी, किसी को हंसाएगी, किसी को रुलाएगी। जिंदगी कुछ नहीं किस्सों की रवानी है, यकीन मानो दोस्तों मेरी और आपकी कहानी है। बात या फिर कोई करामात, सियासत या फिर अदावत, होंगी कुछ ऐसी शख्सियत जिन्हें देखना और सुनना चाहेंगे आप। दिल से निकलेगी, लबों से फिसलेगी, आप तक पहुंचेगी। मन की बात मनु राव के साथ। नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मन की बात मनु राव के साथ। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जी हाँ, वो शख्सियत है जो बालिग होने के बाद में आपको शिक्षित करती है। कहीं न कहीं इन सड़कों पे, इस उदयपुर की सड़कों पे, उदयपुर की जिले या राजस्थान की किसी भी सड़कों पर जो भी वाहनधारी घूम रहे हैं, करीब 52,000 वाहनधारियों को गाड़ी चलाना इन्होंने सिखाया है। सत्यनारायण जी मगरोरा इनका नाम है। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले जो हमारा सवाल है, ये ड्राइविंग स्कूल खोलने का आपको कब आया मानस या कैसे लगा? मैं जब उदयपुर आया था तो मैंने एक सोचा था कि नगरीय जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए उदयपुर के अंदर एक ऐसा काम किया जाए जिसमें लोगों को भी रोजगार मिले और हमारा भी काम हो जाए। तो मैं ढूंढता रहा तो मेरे दिमाग में आया कि मैं ड्राइविंग स्कूल की स्थापना करूं, क्योंकि एक पर्यटक क्षेत्र है। उदयपुर क्षेत्र के अंदर काफी ड्राइवर जो बेरोजगार थे वो मेरे यहाँ ड्राइविंग सीखे और ड्राइविंग सीखने के बाद आज मेवाड़ के अंदर वो नौकरी भी कर रहे हैं और मेवाड़ का नाम रोशन भी कर रहे हैं। प्लस काफी कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, काफी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां यहाँ पर है। तो काफी महिलाएं, गृहिणियां और काफी युवा और बुजुर्ग भी मेरे यहाँ गाड़ी सीखे हैं और आज की तारीख में करीब 52,000 व्यक्ति को मैं सिखा चुका हूँ। कहीं न कहीं सड़कों पर जो ट्रैफिक मिलता है या ट्रैफिक चलता है उसमें मेरी कहीं न कहीं बड़ी देन है। इसके साथ ही जितने भी कार डीलर्स हैं यहाँ पर, उनसे मेरे यहाँ गाड़ी सीखने के बाद व्यक्ति या तो गाड़ी नई लेगा या पुरानी लेगा। तो वहां भी कहीं न कहीं मेरा बहुत बड़ा रोल है और मैं चाहता हूं कि मेरे यहाँ सीखने वाला व्यक्ति बढ़िया तरह से वाहन चलाए। मैं पूरी कोशिश करता हूं उसको मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में, सिम्बोल्स के बारे में, नियम के बारे में। तो ड्राइविंग तो जब ड्राइविंग स्कूल नहीं था तभी लोग सीखते ही थे, तभी चलाते ही थे, लेकिन तब रोडें उदयपुर खाली रहती थी और लोग इधर उधर घूम के जैसे भी सीख जाते थे। लेकिन हर चीज के लिए एक ए से लेकर जेड तक जब मैं गाड़ी सिखाते हैं हम तो पहले स्टीयरिंग क्लियर करवाते हैं, स्टीयरिंग के बाद उसे क्लच ब्रेक क्लियर कराते हैं, फिर उसके बाद रिवर्स कराते हैं, फिर पार्किंग, फिर हिल्स, फिर नाइट। मतलब हमारा प्रयास पूरा ये रहता है कि व्यक्ति मेरे यहाँ से निकले तो कम से कम अपनी गाड़ी को चला ले। और इसमें उदयपुर के सभी शहरवासियों का भी बहुत बड़ा योगदान मुझे मिला है। उनका प्यार, मोहब्बत, प्रेम, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट मुझे मिला है कि आज मैं इस आवाम पर पहुंचा हूं। और मैं बड़ी बात तो नहीं करता हूं, लेकिन हाँ, उस उदयपुर के इस ट्रैफिक में कहीं न कहीं मेरा भी अहम रोल है। मगरोरा जी, 25 वर्षों से ज्यादा समय आपको कांग्रेस में हो गया है। आपको राजनीति में आने की कब मन में लगा और कब आपको लगा कि अब मुझे राजनीति में आना चाहिए और कांग्रेस को ही क्यों चुना आपने? बात तो सही है आपकी। मैं जब बिजनेस करता था तो सोचता था कोई न कोई एक चीज अपने पास भी होनी चाहिए। मैं एक निर्धन और गरीब परिवार का व्यक्ति हूं और निर्धन परिवार का बच्चा हूं। मैं सर्वप्रथम उदयपुर के अंदर यूथ कांग्रेस का महासचिव रहा और मन लगा के काम किया, पार्टी के साथ काम किया। उसके बाद पार्टी के नेताओं को अच्छा लगा तो मुझे चित्तौड़ जिला कांग्रेस कमेटी का महासचिव बनाया। मैं महासचिव रहते हुए मैंने काम किया, संगठन के लिए काम किया। कुछ समय बाद मुझे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया। तब माननीय डॉक्टर विजय व्यास जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करती थी। उस वक्त मुझे महासचिव बनाया, उदयपुर संभाग की जवाबदारी दी थी। मैंने बेखूबी ईमानदारी के साथ अपने पद का निर्वाह करते हुए काम किया। उसके बाद कुछ समय बाद सरकार चली गई या नहीं थी, या फिर मैं थोड़ा, मुझे कोई ऐसा लगा होगा, मैं थोड़ा 20 मिनट ढीला हो गया था। लेकिन वापस गहलोत सरकार बनी। मैंने 2008 में टिकट मांगा था निम्बाड़ा विधानसभा क्षेत्र से। मैं चाहता था कि मैं यूथ हूं और काम करूं, लेकिन वहां हमारे सीनियर और मेरे से भी सीनियर और बहुत ही कद्दावर नेता हैं
हमारा आदरणीय उदयलाल जी आजना साहब, वो खुद ही मांग रहे थे, तो मैंने विड्रॉ किया। तो मेरे से बड़े भी हैं, पूजनीय भी है, हमारे आदरणीय, और हमारा सब काम करते भी हैं, तो वो भी हमारा कहना मानते हैं। उसके बाद गहलोत साहब की सरकार बनी। गहलोत साहब ने मुझे राजस्थान जन अभाव अभियोग आयोग का मेंबर बना के, और उदयपुर संभाग का मुझे इंचार्ज बनाया था, जिसमें चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, जो सतर्कता की मीटिंग जो आपकी हुआ करती थी, उसके नेतृत्व में मुझे भी उसमें बैठने का मौका मिला था, और तब भी मैंने अच्छा काम किया था। उसके बाद सरकार हमारी चली गई। अभी वापस हमारा नया संगठन मजबूत हुआ, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे फिर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी का महासचिव बनने का मौका मिला, और मैं कार्य कर ही रहा हूँ। उसके बाद मुझे अभी कोटा का इंचार्ज बनाया था, डूंगरपुर का बनाया था, लेकिन अभी 2 या 3 महीने पहले आदरणीय हमारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन श्री तामरदेव जी साहू साहब, जो छत्तीसगढ़ दुर्ग के सांसद हैं, राहुल गांधी जी ने और अशोक गहलोत साहब ने उन पर विश्वास व्यक्त किया, और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष ओबीसी का उनको बनाया। उनके बनाते ही हो सकता है कहीं मेरे कार्य को देखते हुए मुझे अभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ओबीसी का कोऑर्डिनेटर बनाकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जवाबदारी दी गई है। मैं वहां का प्रभारी हूं, और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि मैं जो काम करूं ईमानदारी से करूं, मन लगा के करूं। और दोनों ही राज्यों में चुनाव है, अभी छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है, मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, और दोनों का मुझे प्रभारी बनाया है। छत्तीसगढ़ में जा चुका हूं, रायपुर के अंदर एक सम्मेलन मैंने ओबीसी का प्रदेश स्तरीय करा चुका हूं, और उसके बाद अभी मध्य प्रदेश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो तामरदेव साहू साहब के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के भोपाल में भी हमारा एक सम्मेलन हो चुका है। अभी विदिन 20 तारीख को हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राहुल गांधी जी आ रहे हैं, हम उनकी तैयारी में लगे हुए हैं। उसके बाद वापस मुझे मेरे क्षेत्र में जाना ही है और काम करना ही है। ये मेरा। आपको प्रभार मिला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का, आप ओबीसी प्रकोष्ठ के कोऑर्डिनेटर भी हैं। क्या लगा दोनों जगह जाके आपको, दोनों राज्यों में स्थिति क्या है? और खासकर बात करें कि ओबीसी वर्ग की, तो कांग्रेस में ओबीसी वर्ग की कितनी स्थिति, कितनी मजबूत है? हाँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण पूछा आपने क्वेश्चन। सन 1931 के अंदर ओबीसी वर्ग की जनगणना हुई थी, उसमें हम 52% ओबीसी थे। उसके बाद हमारी जनगणना नहीं हुई। मैं माननीय इस देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से मांग करता हूं कि आप देश के अंदर गायों की जनगणना करवा रहे हो, बैलों की जनगणना करवाते हो, कुत्तों की करवाते हो, शेरों की करवाते हो, तो इंसानों की जनगणना क्यों नहीं? और इंसानों में भी मैं कह रहा हूँ ओबीसी वर्ग की क्यों नहीं? हम चाहते हैं, जब 1931 की जनगणना में हम 52% थे, तो कहीं ना कहीं हमारी संख्या बड़ी ही होगी, कम तो होने का सवाल ही नहीं। तो मैं आदरणीय आपके उदयपुर चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से मोदी जी से यही निवेदन करता हूं कि एक बार हमारा ओबीसी वर्ग की जनगणना कराई जाए और उसको सार्वजनिक की जाए, क्योंकि 1931 जनगणना की भी सार्वजनिक हो नहीं है, उन्होंने रोक दी इसको। उनको लगा कि बहुत ज्यादा संख्या में हम, ठीक है 52% अभी आप मान रहे हो ना, तो हमें बीजेपी के अंदर 52% में कोई हिस्सा मिलता है और ना कांग्रेस पार्टी में हमें हिस्सा मिलता है। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन साहब है तामरदेव साहू साहब द्वारा अभी दिल्ली के अंदर ताल कटोरा में एक विशाल अधिवेशन ऑल इंडिया का कराया गया था। तब हमने देखा वो ओबीसी वर्ग इतना है जिसमें कल पदाधिकारी को बुलाए थे, ताल कटोरा फुल हो चुका था। उसमें माननीय गहलोत साहब भी आए थे, अपने राहुल गांधी जी भी आए थे, काफी दिग्गज नेता उसमें आए थे। तो उन्होंने देखा वो ओबीसी वर्ग तो इतना एक्टिव है, उन्होंने हमारे अंदर थोड़ी जान भर दी। और वो जो ताल कोटारा के अंदर जो अधिवेशन हुआ था, मैं आपको बता दूं, उसको हर मीडिया ने कवरेज किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने किया था, प्रिंटिंग मीडिया ने किया था, और मैं उन सबका हार्दिक आभार स्वागत करता हूं आपके माध्यम से, उन्होंने हमारी आवाज इस देश में पहुंचाई थी। वो देख के आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगा कि ओबीसी वोट ये कांग्रेस के पास चला जाएगा। नो डाउट, जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक हम जो ओबीसी वर्ग जो था वो 70-75% कांग्रेस में विश्वास रखता था और कांग्रेस के प्रति बहुत ही वफादार था। लेकिन इंदिरा गांधी के बाद कहीं न कहीं हमारे नेताओं की कमी भी रही होगी या हमारी भी कमी रही है, हमारा ओबीसी वोट बैंक कटता गया, टूटता गया, और टूटते टूटते अन्य दलों में चला गया, बीजेपी में, सपा में, बहुजन, जिसमें भी है, जहां जहां उनको लगा अच्छा है, टूटता चला गया।
लेकिन अभी इन दिनों अभी आज की तारीख में ये हो रहा है कि ओबीसी वर्ग को कैसे भी करके, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे अन्य दल हो, ओबीसी वर्ग को पकड़ो। और नो डाउट है वो ओबीसी वर्ग जिसके साथ जाता है, ओबीसी वर्ग जिसके साथ जुड़ेगा, वो सरकार बना लेगा। मैं तो उम्मीद करता हूं, और मैं आपके माध्यम से मेरे नेताओं को भी कहता हूं कि मैं एज ए नेशनल कोऑर्डिनेटर ओबीसी के होने के नाते अधिक से अधिक हमारे ओबीसी के व्यक्तियों को टिकट दे, और टिकट नहीं दें तो लोकसभा में नहीं दें, लोकसभा में नहीं दें तो कम से कम नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत तक चुनाव में तो हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मंगलोर जी, एक सवाल है, आप ओबीसी प्रकोष्ठ के कोऑर्डिनेटर हैं, आपको क्या लगता है अभी भी जाति के आधार पर चुनाव होने चाहिए या टिकट बांटने चाहिए? नहीं, देखो ऐसा है, न जात पर न पात पर, हम तो सर्वधर्म के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा आम आदमी की पार्टी रही। कांग्रेस किसानों की पार्टी भी है, मजदूरों की भी है, व्यापारियों की भी है, युवाओं की भी है, महिलाओं की भी है, बुजुर्गों की पार्टी भी है। हम वो नहीं करते। जब स्थिति ऐसी आ रही है, आज भारतीय जनता पार्टी की हालत देखो, देश की हालत क्या कर दी। आप देख रहे हो, देश जात मतलब हिंदू मुस्लिम दंगे करवाना, जाति भाई के भाई को लड़ाना, ये काम उनका, कांग्रेस का ये काम नहीं रहा। कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, और ये आज से नहीं, ये नारा बहुत पुराना चलता आ रहा है। और हमें तो आज भी यही सिखाया जाता है, हमारा जो नेता है बड़े, वो यही कहते हैं जाति पर हम विश्वास नहीं करते, लेकिन हम जो विश्वास करते हैं मुद्दों पर करते हैं। मुद्दे हमारे ऐसे हैं जो हर व्यक्ति को आ जाते हैं। आप 60 साल राज, 60 साल राज, ये खुद ही बोल रहे हैं हमने 60 साल राज किया। मैं आपके चैनल से माध्यम से पूछता हूँ, क्या 60 साल राज ऐसे किया जाता है? आप ही बताइए। आखिर कहीं के आपके पूर्वजों ने भी वोट दिए होंगे, आपके पिताजी ने भी दिए होंगे, मेरे पिताजी ने भी दिए होंगे, वो भी तो समझदार है। अगर उन्होंने वोट दिए और सरकार बनी, 60 साल हमने राज किया, तो हमने कौन सा अपराध कर दिया? क्या देश के अंदर सुई नहीं बनती थी? देश के अंदर सुई नहीं बनती थी। आज कहते हैं 60 साल इन्होंने क्या किया, 60 साल इन्होंने किया। मैं पूछता हूँ, 4 साल में आपने सब कुछ कर दिया, धन्यवाद आपको। और 4 साल में इतना आपने कर दिया, तो आप इस बात का प्रॉमिस करें कि जितना हमने 4 साल में पूरा हमने किया है, तो हम तो आपको जिता देंगे, इतना और 4 साल में करके दिखा देंगे। क्या संभव है? आज ना IIM कॉलेज, इतने भागड़ा बांध, जाखम बांध, इतने बड़े बड़े डैम बना दिए, इतने बड़े कल कारखाने खुल गए, बड़े बड़े। आज देखो क्या नहीं हो रहा देश के अंदर। हमारे देश की महिलाएं हेलीकॉप्टर हवाई चला रही है, क्या 4 साल में चला रही है? बार बार वो कहते हैं 4 हमने ये कर दिया। ठीक है, वो उनकी आदत है कहने की। हम जो विश्वास करते हैं, हम हमेशा भरोसा करते हैं, काम पर करते हैं, और काम पर ही भरोसा करेंगे। ना जाति पे करते हैं हम, ना किसी धर्म पर करते हैं। हर धर्म के लोग हमारे कांग्रेस में, हम हर धर्म को हम मानते हैं, ये हमारा कहना है। 25 साल से ज्यादा समय हो गया आपको कांग्रेस में सेवा करते हुए, जिस तरह से आप बता रहे हैं। कभी ऐसा नहीं लगा कि टिकट नहीं मिले तो बागी खड़ा हो जाऊं या इस पार्टी में चला जाऊं, या क्या कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई, या ऐसा कोई जहन में आपके नहीं आया, या आपके जो समर्थक थे उन्होंने कभी कोई ऐसी बात नहीं कही? मैं एक चीज बताऊं, कांग्रेस पार्टी हमारी माँ है, और माँ से कोई पुत्र गद्दारी करता है क्या? और अगर माँ से जो पुत्र गद्दारी करता है, तो आपने उसके हर्ष भी देखे होंगे, उनके हालात भी आपने देखे होंगे। मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अगर सेवाई करनी है तो जरूरी थोड़ी कि MLA MP बन के करें। आप संगठन में काम करो। और आज में तो मेरे को तो लगता है मैं संगठन का आदमी, मुझे कोई कहता है कि आपको चुनाव लड़ना, मैं सबसे पहले मना करता हूँ, मैं चुनाव क्यों लड़ूं? मुझे सेवाई करनी है तो मैं संगठन में रह के भी कर सकता हूँ। और अभी करीब 20 साल से मैं संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, और कोई ऐसी गतिविधियां मेरे संगठन के खिलाफ हुई नहीं, मेरे ने कभी करी नहीं, तो मैं क्यों किसी दल में या किसी जगह जाऊंगा? संगठन का आशीर्वाद मुझे मिलता है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारा सचिन पायलट साहब का आशीर्वाद हमें मिला है, आदरणीय CP जोशी साहब का आशीर्वाद हमें मिलता है, और अशोक गहलोत साहब को तो आप देख ही लो, इस उम्र के अंदर भी कितनी दौड़ भाग करते हैं, और संगठन के लिए तो कर रहे हैं, हमारे लिए तो कर रहे हैं, हम भी संगठन के आदमी है। तो मैंने कभी सोचा नहीं मुझे कोई टिकट मिले, और ना मैं टिकट का आवेदन करता हूँ। हाँ, 2008 में जरूर मैंने आवेदन किया था, जब नहीं मिला तो कोई बात नहीं, संगठन के लिए काम किया, और आज भी करता हूँ, और संगठन का सिपाही हूँ। राजस्थान की अगर बात करें तो 3 गुट महत्वपूर्ण माने जाते हैं, सचिन गुट, जोशी गुट और गहलोत गुट। तो क्या माना जाए, आप किसके सपोर्ट में हैं? नहीं, ये देखो, गुट तो हमारा कांग्रेस ही है। ये गुट तो आप लोग बनाते होंगे, या कोई मीडिया बनाती होगी, या कोई ऐसे कार्य करता है। हमारा गुट कांग्रेस गुट है, और समय समय पर हम, ठीक है, आचार विचार नहीं मिलते होंगे, 1 घंटे आधे घंटे के लिए नहीं मिलते, लेकिन वापस बैठते, साथ ही बैठते, सब विचार भी एक साथ करते हैं। हमारे तीनों नेता जो कद्दावर नेता है, और तीनों ही बैठ के काम करते हैं, और टिकट तीनों ही बैठ के बांटेंगे, और हमारा कोई झगड़ा नहीं है, ना कोई हमारा गुट है, ना मैं किसी ग्रुप में हूँ।
सचिन पायलट साहब जो कार्य बताते हैं हमें करना पड़ेगा, एक बार नहीं 10 बार करना पड़ेगा। वो हमारा राजस्थान के लीडर है। और सेंटर में गहलोत साहब का कोई काम होता है हमें बताते हैं, हम करना पड़ेगा। संगठन बनाते काम तो करना पड़ेगा। अर्थात ये गुट वगैरह उसके ग्रुप है, उसका ग्रुप जैसा तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ की जनता है हर 5 साल में बदलाव करती रहती है। आपको क्या लगता है इस बार की जिस तरह से वसुंधरा सरकार ने जो काम किए हैं और अभी ये गौरव यात्रा जो निकल रही है, उसके साथ साथ आपका भी कांग्रेस की तरफ से भी प्रचार शुरू हो गया है, तो क्या मानना है आपका, मेवाड़ की क्या स्थिति रहेगी इस बार? देखो, मेवाड़ आज की तारीख में शक्ति और भक्ति, त्याग और तपस्या, वीरता और बलिदान की धरती है तो मेवाड़ धरती है। हम महाराणा प्रताप की सेना है और जब जब आंच मेवाड़ पर आई है, हम जैसे सिपाहियों ने अपने सर तक कटवा दिए। तो ये बात जरूर है कि, और मुझे इस बात का गर्व है कि आज बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सब कहते हैं कि जिसकी सीटें मेवाड़ में ज्यादा आती है वो सरकार बनाती है। तो मैं मेवाड़ वासियों को धन्यवाद और हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं कि कम से कम इतनी भागीदारी तो हमारी मेवाड़ की है। हाँ, 28 सीटें हैं, लेकिन अब की बार आपको बता दें मैं कि 28 में से 28 सीटें कांग्रेस ले जाएगी और सरकार कांग्रेस नेतृत्व बनेगी। सरकार अपने हमारे गहलोत साहब के नेतृत्व बनेगी, सीपी साहब के नेतृत्व बनेगी और सचिन पायलट साहब के नेतृत्व बनेगी। सरकार कांग्रेस की बनेगी। आम आदमी दुखी हो गया, हाहाकार मचा हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ राजस्थान, आप मेवाड़ की बात नहीं, राजस्थान की बात बता दूं, यहाँ की जनता इतनी समझदार है। राजस्थान की हर 5-5 साल में चेंज करती है और जरूरी भी है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, और बार बार चढ़ती है तो आप जानते हो हालत क्या होती है। तो 50% तो पब्लिक का मूड है कांग्रेस सरकार बनाए। 50% में मेहनत करनी है, अच्छे आदमी उतारेंगे, अच्छे टिकट देंगे, और टिकट भी आम आदमी की आवाज, आम जनता की आवाज के अनुसार टिकट मिलेंगे और जीतेंगे सब। और हम वापस ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे और 5 साल में वापस वही पुराना राजस्थान जो था वो सब बना के दिखा देंगे। तीनों ही कद्दावर नेताओं के आपने नाम लिए जिनके नेतृत्व में पार्टी बनेगी, लेकिन आप इतने दिग्गज कांग्रेस से हैं, तो आप क्या मानते हैं, किसको आप मुखिया मानते हैं? कौन सा मुखिया आपके सपनों में है कि अगर सरकार बनती है तो ये मुखिया सही रहेगा? देखो, मेवाड़ के अंदर की बात करते हैं तो रघुवीर सिंह जी मीणा, गिरजा व्यास, मंदिरजीत मालिया साहब, उदयलाल जी आजना साहब, और प्रदेश की बात करते हैं तो सीपी साहब और हमारे सचिन पायलट साहब तो है ही है। और देश की बात करते हैं तो गहलोत साहब का कोई मुकाबला ही नहीं है। तो गहलोत अशोक जी गहलोत साहब जैसा साफ छवि, ईमानदार, हर कार्यकर्ताओं से मिलना और बहुत ही अच्छी तरह से मिलकर उसकी बात सुना। मैं एक बात कहता हूँ, भले काम होए नहीं होए, लेकिन आदमी कंधे पर हाथ रख के बात सुनता है तो आधा काम तो व्यक्ति का वैसे हो जाता है। भले कितने घबराया हुआ, कितना परेशान व्यक्ति भी चला जाए, उसकी बात पूरी सुनते हैं। तो गहलोत साहब तो हमारा हाईकमान है ही है, और हमारे युवा नेतृत्व भी राहुल गांधी जी है। ये लोग भले कुछ भी समझे, राहुल गांधी कितना दौड़ रहे हैं। आप मस्जिद जाते हैं तो तकलीफ है, आपको तकलीफ नहीं है। अभी आप बोहरा समुदाय के वहां गए, आपने कह दिया मेरा पुराना नाता इनसे, तो क्या हमारा नाता किसी से नहीं है क्या? हम तो राहुल गांधी जी को कहते हैं कि आप तो मस्जिद भी जाओ, मंदिर भी जाओ, चर्च भी जाओ और मकबरा भी जाओ। हम सब कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, हम सब कांग्रेस के आदमी, और ये सब हमारी जात पर न पात पर, हमने कहा ना जात पर न पात पर, पूरी कांग्रेस के साथ आम आदमी है, हम सबके हैं। अगर आपको टिकट दिया जाए तो आपकी पहली पसंद कौन सी जगह होगी? टिकट तो मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, मुझे कौन देगा, और मैं टिकट की लाइन में नहीं हूँ, ये क्लियर है। मैंने अभी भी आवेदन नहीं किया। अगर मैं गलत बोलता हूँ तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, मैंने किसी भी नेताओं को, हमारे किसी भी आकाओं को, या हमारे जितने बड़े बड़े नेताओं, मैंने अभी तक ये भी नहीं कहा कि मुझे चुनाव लड़ना है, ना मैंने आवेदन किया है। और कार्यकर्ता जो मेरे से मिलते भी है तो उनको मैं यही कहता हूँ कि टिकट तो किसी एक को मिलेगा, काम सबको करना है, उनको जिताना है और ज्यादा वोटों जिताना है उनको, और कांग्रेस मजबूत करनी है। सवाल ये है कि आपका पसंदीदा विधानसभा क्षेत्र को? वो तो हाँ, सबको पता है, मैं कैसे बता सकता हूँ। कैसे भी खड़ा करते, पार्टी के लिए काम करेंगे और जीत के दिखाएंगे। ऐसा मौका तो खैर मिलेगा नहीं। चलिए, आपके पसंदीदा विधानसभा क्षेत्र में कमी क्या है? मेरा भी कौन सा, आप उल्टा पूछना चाह रहे हो ताकि बता दूं मेरा विधान? नहीं, कौन सी कमी? मैं निम्बाड़ा विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। छोटी साड़ी का रहने वाला हूँ, निधन परिवार, किसान परिवार से हूँ, और मेरी जन्मभूमि वही है। लेकिन मैं मेवाड़ और उदयपुर का एहसान मंद हूँ कि मेरी कर्मभूमि है। हमारे वहाँ वैसे तो कमी अभी कुछ ज्यादा इतनी है नहीं, लेकिन है तो एक तो जब हमारा पंडेरिया बांध है, अगर वो बांध का निर्माण हो जाता है,
एक चंडी माता बांध है, बहुत बड़े बांध। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हमारे किसानों की हो रही है कि हमारा एरिया है किसान प्रधान है पूरा। जैसे भारत देश में कहते हैं, भारत देश में 65% किसान प्रधान है। इस तरह हमारा भी जो निम्बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में किसानों का एरिया आता है, और हम लोग ज्यादा किसान ही नहीं, किसान टोटली। मैं खुद खेती कर लेता हूँ आज की तारीख। अगर ये बांधों पानी की जो है बांध का, अंडेरिया बांध है या चंडी माता बांध है, अगर वो बन जाता है तो हमारी बहुत ही 80% समस्या किसानों की ऑटोमेटिकली स्वतः खत्म हो जाएगी। दूसरा, अभी जो आप माहौल देख रहे हो, हमारा प्रदेश का किसान बिजली मांगता है तो गोली से भून दिया जाता है, पानी मांगता है तो लाठियों से मारा जाता है। मध्य प्रदेश के अंदर आपने माहौल देखा किसानों को, क्या मतलब मार मार के उनको, सोसाइट तो ठीक है, उनको खुद को मार मार के मार दिया गया। इन्होंने जो वादे किए थे, जो हमारा अनाज पैदा होता है उसका समर्थन मूल्य देना, वो किसानों को मिला नहीं। हमारा किसान का बिल अगर बाकी होता है, इधर पिलाई का टाइम आता है, ये लाइट का कनेक्शन काट देते हैं। उद्योगपतियों और पैसों वालों के कई पैसा बाकी है, उनका बिल माफ कर दिया जाता है। और ये कहते हैं किसान आंदोलन करते हैं। किसान आंदोलन क्यों करेंगे साहब? हम बड़ी मुश्किल से खेती करते हैं, और आप बताओ हम सड़क पर क्यों आएंगे? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, किसान सड़क पर क्यों? आपने देखा कि आज दिन तक, पहले तो नहीं आते थे हम सड़क पर क्यों आएंगे? हमारा तो खेत है, हम खेती करेंगे। आज की किसान की जो हालत है इस देश में, कोई गारंटी नहीं है कि उसने जो बीज बोया है आज वो कल उगेगा कि नहीं उगेगा। उगेगा, बीमारियों के प्रकोप से खत्म हो जाएगा, खाद के प्रकोप से खत्म हो जाएगा। मौसम की मार देखो आप, कभी बारिश होती नहीं है, होती है तो बहुत ज्यादा हो जाती है। हम फसल को बच्चे की तरह तैयार करते हैं। क्या ऐसी नौबत आएगी कि हम भिंडी सड़क पर फेंकेंगे, दूध सड़क पर फेंकेंगे, हम सब्जियां सड़क पर फेंकेंगे? हम ऐसा क्यों करेंगे जब हमें वो चीज ही नहीं मिल रही? जो चीज तोड़ के हम मार्केट में लाते हैं उससे ज्यादा पैसा तो हमारा वहां खर्च हो रहा है। तो हम तो मोदी साहब से ये निवेदन करते हैं, साहब किसानों का तो ध्यान रखो कम से कम। जब भारत देश कृषि प्रधान देश मानते हैं तो हमारी ये हालत हो रही है। हम किसानों की हालत ये हो रही है, लाइट टाइम से नहीं मिल रही है बराबर लाइट। हमारे वसुंधरा राजे मैडम जो है मुख्यमंत्री महोदय कहती है कि किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, हम ये कर देंगे। अरे ऐसा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप हमें समय पर लाइट दीजिए, समय पर बीज जो हमारा आता है अच्छे उच्च क्वालिटी का बीज दीजिए, हमारा जो माल जो होता है उसका समर्थन मूल्य हमें दे दीजिए। हमें कुछ नहीं चाहिए। हम किसान राजनीतिक करता ही नहीं है, क्यों? हमें समय भी नहीं मिलता, ना हम सड़क पर आना पसंद करते हैं, ना हम सड़क पर आएंगे। उदयपुर को अपनी कर्मभूमि मानते हैं, 20-25 साल से हो गए हैं, तो 20-25 साल से निगम में भी भाजपा का बोर्ड है और विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के बनते हैं। तो क्या आपको क्या लगता है आपकी कर्मभूमि में किस चीज की कमी है? क्यों नहीं है? आज उदयपुर की हालत देख लीजिएगा। स्मार्ट सिटी का मतलब एक तो स्मार्ट होना चाहिए, और हम उदयपुर में रह के, हम उदयपुर में इनके साथ है, हम उदयपुर से अलग नहीं हो सकते। और हम तो कह रहे हैं कि यहाँ के विधायक जो लोकल विधायक है, हम भी उनके साथ है। आप तो हमें भी बताओ, कोई काम है तो हम करें। दूसरा, हमारा देवास का पानी, माननीय मोहनलाल जी सुखड़िया, सुना होगा आपने, मोहनलाल जी सुखड़िया का सपना था हमारा पानी हमें मिले। अभी सांचौर के अंदर मुख्यमंत्री महोदय का एक प्रोग्राम हुआ था, जो गौरव यात्रा निकाल रहे हैं, आपने सुना होगा, उन्होंने ये घोषणा कर दी है देवास का पानी शायद सांचौर में जोधपुर तक जाएगा। ऐसा क्यों? आप ही बताइए, ऐसा क्यों? ये हमारे साथ मेवाड़ के साथ नाइंसाफी नहीं है क्या? उदयपुर वालों के लिए नाइंसाफी नहीं है? आप वहां दबाव में आ गए, हम यहाँ ऐसा नहीं करें, पानी नहीं मिलेगा तो हम ये नहीं करेंगे। ऐसा आप उनकी व्यवस्था अलग से करें। इसका देवास का अधिकार तो, देवास के पानी के ऊपर अधिकार तो हम लोगों का है, हमें दे। और हम तो आज भी कह रहे हैं, आपके न्यूज चैनल से के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को कि हमारा जो मोहनलाल जी सुखाड़िया का सपना था, स्वयं गुलाब चंद जी कटारिया साहब भी कहते हैं ये पानी, देवास का पानी मैं उदयपुर में लेके आऊंगा, तो वो पानी वहां क्यों जा रहा है? इसके लिए सोचना पड़ेगा इनको। और सिर्फ वोट बैंक की वजह से कर रहे हैं तो गलत है, हम तो ऐसा समर्थन नहीं करते हैं। अंतिम सवाल है, उदयपुर न्यूज के दर्शकों को आप क्या कहना चाहते हैं? आपका ड्राइविंग स्कूल है, आप कांग्रेस से हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? चुनाव भी हैं, और आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सर्वप्रथम तो आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक छोटे से व्यक्ति को, छोटे से कर्मचारी को, या जो भी मान ले आप, छोटे भाई को आपके बीच में मुझे बुलाया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। और उदयपुर न्यूज चैनल का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं कि आपने एक आम आवाज, एक आम व्यक्ति की आवाज पूरे उदयपुर वासियों तक पहुंचाने की कोशिश करी। मैं उदयपुर के सभी माता बहनों, बुजुर्गों, युवा साथियों, व्यापारियों से
और किसानों से, मजदूरों से यही निवेदन करता हूँ कि उदयपुर हमारा एक शांति प्रिय क्षेत्र है। उदयपुर हमारे पूरे देश के अंदर माना हुआ है, अमन, चैन और शांति से बनी रहे। और मैं तो ये प्रयत्न करूंगा कि उदयपुर के विकास के लिए, चौमुखी विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा जितना योगदान हम कर सके हमें करना चाहिए। हमें किसी राजनीतिक पार्टी का या किसी धर्म के नाम पर किसी के बेगवा में नहीं आना चाहिए, और जो आपको उचित लगे उसको तो आप सपोर्ट करें ही करें, लेकिन मैं चाहता हूँ इस उदयपुर के लिए तो अपनों को तन मन धन से एक बहुत सुंदर शहर बनाना है। और इसी आशा और उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे समय दिया और सभी उदयपुर के साथियों ने, बुजुर्गों ने मुझे सुना। मैं तो आपका हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूँ कि आपने मुझे सुना, और माफ करना कोई गलत बोल दिया हो, कोई गलत चीज ऐसी कह दी हो जिससे आपको ठेस पहुंचे, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो ये थे AICC OBC प्रकोष्ठ के कोऑर्डिनेटर सत्यनारायण मगरोरा जी, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं। इनसे हमने भारतीय जनता पार्टी में हुई कमियों के बारे में पूछा, कांग्रेस की उपलब्धियों के बारे में पूछा, पी मगरोरा ड्राइविंग स्कूल है इसके बारे में जानकारी जानी, और साथ ही इनके विधानसभा क्षेत्र में क्या कमियां हैं इसके बारे में भी हमने जाना। हम आगे भी ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। धन्यवाद। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।